Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter respiration in plants. In our previous video, we will discuss about glycolysis, fermentation and citrus cycle. In this video, we will discuss about electron transport system, amphibotic pathway and respiratory quotient. Firstly, we will discuss about terminal oxidation या electron transport system is the name of oxidation found in aerobic respiration that occurs towards end of catabolic process and involves the passage of both electrons and protons to produce coenzyme to oxygen to produce water. अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशंस में जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो कैटाबॉलिक रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक रिएक्शंस. इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं कोएंजाइम्स की हेल्प से टू ऑक्सीजन एंड टू प्रोड्यूस वाटर. इसमें होता है ये डायग्राम आपका, इसमें आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की. ये जो आपकी प्रोसेस हो रही है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा, इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, ये वो आपके एंटर हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आपके मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और ये बनने में जो आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो NADH से NAD में ये आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन की हम बात करें तो मेटाबॉलिक पाथवे, अभी मैंने बताया कैटाबॉलिक रिएक्शंस है. मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ETC और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं. जो अभी अपन ने देखा, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है और इसमें आपके इसी रिएक्शंस को हम ETC या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म NADH प्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल्स, हमने देख चुके हैं, जिसको हम क्रेब्स साइकिल्स भी बोलते हैं. आर ऑक्सीडाइज बाय NADH होगा, एंजाइम एक लगेगा जिसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू यूनिकोइन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन. यूबिकोइन्स ऑल्सो रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FADH2 जो सिट्रस साइकिल में बना था, विच इज ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम्स वाया साइटोक्रोम्स BC1 कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक कैरियर से दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे. दे प्रोड्यूस ATP फ्रॉम ADP, ADP से ATP के प्रोड्यूस करेंगे एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा. द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनर. जितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि ATP के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. ATP का एक मॉलिक्यूल NADH के 3 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, while oxidation of one molecule to produce 2 molecules of ATP. और ऑक्सीडेशन के द्वारा
1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है इट ऑकर्स इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन reduction is used for production of proton gradient required for photophosphorylation. And photophosphorylation, light energy is utilized for production of proton gradient for photophosphorylation. फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, जिसमें लाइट एनर्जी जो हो रही थी वो यूटिलाइज हो रही थी, और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन इज़ यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो ये डिफरेंस होता है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, ये आपका अपन ने देखा हुआ था केल्विन साइकिल में। आपके जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स थे, आयन थे, वो आपके प्रोटीन्स के द्वारा F0 F1 के द्वारा आपके मेम्ब्रेन के बाहर हो रहे थे। ये अपन प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी की बात करें, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ यूज टू मेक ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज। एंजाइम्स की हेल्प से ये ATP बनाएगा, विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स ऑफ F1 एंड F0, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। F1 एंड F0 में फोटोसिंथेसिस वाले अपन चैप्टर में कीमोऑस्मेटिक हाइपोथेसिस में देखा था कि F1 और F0 से ये जो ATP हो रही थी वो बाहर आ रही थी, सिंथेसाइज हो रही थी। F1 इस पेरिफेरल मेम्ब्रेन थी प्रोटीन की, कॉम्प्लेक्स हैविंग साइट्स फॉर सिंथेसाइज ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फोटोफॉस्फेट था। F0 इज इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन था दैट फॉर्म चैनल फॉर प्रोटॉन बना रहा था। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस हो रही थी जो 2H प्लस पासेस हो रहे थे थ्रू द F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो हमने कीमो ऑस्मेटिक पोटेंशियल हाइपोथेसिस देखा था, उसमें आपके फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 से जो आपके प्रोटीन्स हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसके थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच रहे थे, और थाइलोकॉइड से ये बाहर आ रहे थे स्ट्रोमा में F0 और F1 चैनल के थ्रू, और ADP से ATP के फॉर्म में एनर्जी बन रही थी स्ट्रोमा में, लीफ स्ट्रोमा में। इस तरीके से जो टोटल एनर्जी जो रिलीज़ होती है ATP के फॉर्म में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमने देखी, उसमें 2 ATP और 2 NADH एनर्जी बनती है। 2 ATP और 2 NAD, अगर हम NADH की बात करें तो NADH जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है, तो 2 NADH इक्वल हुए 6 ATP के। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एनर्जी बनती है 6 ATP प्लस 2 ATP इक्वल टू 8 ATP। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स जब ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 8 ATP एनर्जी बनाता है। फिर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी और 2 NADH एनर्जी बनती है, जो आपका एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है। पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम बना रहा है, वहाँ पर आपकी 2 NADH एनर्जी बन रही है। 2 NADH मतलब 6 ATP। तो इस तरीके से ये एनर्जी हुई 6 ATP। तो 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में, फिर एसिटिल कोएंजाइम्स के द्वारा 6 ATP। फिर आता है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें 2 GTP एनर्जी बन रही है।
2 GTP एनर्जी जो होती है वो 2 ATP के इक्वल होती है। एंड 6 NADH मॉलिक्यूल्स बन रहा है। 6 NADH मतलब एक किसके बराबर था, 3 ATP के। तो 3 × 6 18 ATP एनर्जी। एंड FADH जो होता है वो आपका एक होता है 2 ATP के बराबर, तो 2 DH बराबर हुए 4 ATP के। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी जो बनती है 24 ATP एनर्जी यहाँ पर बनती है। तो टोटल जो एनर्जी आपकी बनी वो हुई 24 + 6 30 और +8 38। इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब्स साइकिल्स मतलब कंप्लीट एरोबिक साइकिल्स में जो आपकी ATP प्रोड्यूस हुई वो एक एरोबिक साइकिल्स में 30 ATP एनर्जी बनती है। ये 8 + 6 + 24 ATP एनर्जी टोटल बनी। तो ग्लूकोज जो रहता है उसका पायरुविक एसिड्स और एनर्जी रिलीज़ करता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी रिलीज़ करता है। यदि लेक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, सेकंड स्टेप, जब मसल्स क्रैम्प होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बात करें मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, उस समय ईथल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 21 एनर्जी लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की में डिफरेंस की हम एरोबिक रेस्पिरेशन की डिफरेंस की हम बात करें तो फर्मेंटेशन होता है ऑकर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है और एरोबिक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है। In fermentation there is net gain of only 2 molecule of ATP and aerobic में more net gain of ATP. NADH is oxidized to NADH plus very slowly, लेकिन anaerobic में NADH is oxidized to NADH plus very fast। ये बनाते हैं एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे की यदि हम बात करें तो ग्लूकोज जो है इस फॉरवर्ड सब्सटेंस है फॉर रेस्पिरेशंस के लिए। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बिफोर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं रेस्पिरेशन के पहले वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। फैट्स जो होता है नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, विच इज़ फर्दर ब्रोकन कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम जो हमने ऑक्सीडेटिव उसमें देखा था, एंड एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे। फिर ये एंटर हो जाते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में। प्रोटीन जो होता है ब्रोकन होता है अमीनो एसिड्स में एंड फर्दर एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, और ये एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये जो हमने अपना पाथवे देखा था इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो आपका था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे केल्विन साइकिल से, पहुंच रहे थे आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, देन पहुंच रहे थे आपके क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल्स इस तरीके से कंप्लीट होते हुए आपके ये हो रहा था। तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोलाइसिस में, फैट आपका एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, एंड क्रेब्स साइकिल में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस जो होती है विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसाइज प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। यदि ब्रोकन डाउन होगा तो कैटाबॉलिक रिएक्शन, और बनने की जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाएगी। सो रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे।
इसलिए रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे बोला जाता है, जिसमें ब्रेकडाउन की प्रोसेस कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसाइज की प्रोसेस एनाबॉलिज्म होगी। तो ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन ये आपके एम्फोलिक पाथवे होंगे और इस तरीके से आपकी एनर्जी रिलीज होगी। ना लास्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी क्वेटेंट, जिसको हम RQ भी बोलते हैं, इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑक्सीजन जो कंज्यूम्ड होती है इन द रेस्पिरेशन टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेटेंट। रेस्पिरेटरी क्वेटेंट जो होता है इज इक्वल टू 1 फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए इक्वल टू 1 होता है, एंड लेस देन 1 होता है फॉर प्रोटीन एंड फैट के लिए, एंड RQ जो होता है फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए मोर देन 1 होता है, एंड RQ इज इन्फिनाइट होता है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है बट ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम। उस समय रेस्पिरेटरी क्वेटेंट जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इक्वल टू 1 होता है रेस्पिरेटरी क्वेटेंट, फैट एंड प्रोटीन के लिए लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए मोर देन 1, एंड इन्फिनाइट्स होता है एनारोबिक रेस्पिरेशंस में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व बट ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। Okay, thank you.